आप लोगों को आंसर मिला? उसका क्या आंसर था सर, क्या बोले? हेलो, कौन कौन क्वेश्चन दिए थे आप लोग, याद भी नहीं नाम हमको। प्रियंका, चलिए छोड़िए, बढ़ते हैं आगे हम लोग। सीधे हम लोग आज का टॉपिक यहाँ पर है इंटरनल एनर्जी। कुछ कुछ हम लोग को बात करना है इसके अंदर। देखो, एक जिसमें आप लोग को हम पढ़ा दिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस के ऊपर हो चुका है। आज एक मेरे पास नया टॉपिक है जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, और इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। देखो, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करें तो इंटरनल एनर्जी का मतलब ये होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है। एक सिस्टम के पास जितनी तरीके की एनर्जी पॉसिबल होंगी, जितनी तरीके की एनर्जी हो सकती है, वो सब सारे एनर्जी को सम कर दोगे तो वो इंटरनल एनर्जी होंगी। जैसे एक सिस्टम के पास, जैसे मान लो कि मेरे पास ये सिस्टम है, इसके अंदर गैसेस प्रेजेंट है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये गैस मॉलिक्यूल के पास हो सकती है एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल होंगी, काइनेटिक होंगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होती है, वाइब्रेशन एनर्जी भी होती है। तो बहुत तरीके की एनर्जी इसके पास होती है। वो सारी एनर्जी को जब सम कर दोगे तो जो भी आएगा इंटरनल एनर्जी आता है। मतलब कहने का यही मतलब है कि एक बॉडी के पास, एक सिस्टम के पास खुद की जो एनर्जी होती है, इन द एब्सेंस ऑफ, याद रखना, फोर्स या फिर कोई अदर एक्सटर्नल फील्ड, आपके पास जो भी जो खुद की एनर्जी होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग है इंटरनल एनर्जी। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो मेरी खुद की एनर्जी है, ना कि वो एनर्जी हम मार्केट से खरीद के लाए हुए हैं। तो जो भी हमारे पास खुद की एनर्जी होती है उसी का नाम आपके पास होता है इंटरनल एनर्जी। और आपको अगर इसको कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ता है? सारे एनर्जी को लेकर सम करना पड़ेगा। तो ये काफी मुश्किल है, क्योंकि सारी एनर्जी को लेकर सम करना, रोटेशनल क्या है, वाइब्रेशनल क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस क्या है, ट्रांसलेशनल क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, तो बहुत सारे एनर्जी के टाइप्स होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सारी एनर्जी को लेकर जोड़ने से अच्छा है कि हम लोग इसका इनिशियल फाइनल क्यों कैलकुलेट करते हैं। क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि इसके ऊपर हम प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं कि आपके पास इंटरनल एनर्जी क्या होता है, कि स्टेट फंक्शन होता है। जैसे कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास, मान लो कि मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। अगर हम बोल मान के चलते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी ये सिस्टम है, अगर इसके अंदर 10 मोल्स गैसेस हैं और इसके अंदर मान लो कि 50 मोल्स हैं, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसके अंदर आपको बताना है कि दोनों के अंदर गैस भरी हुई है तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसके अंदर 10 मोल्स हैं और इसके अंदर 50 मोल्स हैं, तो यहाँ पर किसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, सबका एनर्जी निकाल के सम करोगे इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएंगी। इसमें कम मोल्स हैं तो इसके लिए कुछ एनर्जी कम कैलकुलेट होगा। तो बोल सकते हैं कि ये जो चीजें हैं वो डिपेंड कर रही है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। और जो भी चीजें अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपके पास इंटरनल एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के ही अंदर आता है। और इंटरनल एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। वो देखो फॉर्मूला मेरे पास क्या है। वो आपके पास सबसे पहले तो याद रखना कि इंटरनल एनर्जी का स्टेट फंक्शन है, जो कि इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करती है। क्योंकि ऐसे अगर अगर आप कहोगे कि इंटरनल, अगर आपको किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का कैलकुलेट करना है तो सारी एनर्जी को सम करके ऐड करना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए लोग क्या करते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करते हैं उसके अंदर है। यानी कि फाइनल आपके पास जो इंटरनल एनर्जी जो थी, जो स्टार्टिंग में रही थी, उसको निकाल के हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, जिसको हम लोग इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं। और इसके लिए एक फॉर्मूला लिखा जाता है, डी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और यहाँ पर लिखते हैं सीवी डी टी। सीवीडीटी का देखो मतलब क्या है, सेम ही चीज यहाँ पर है। अगर हम लोग कहें, आपके पास जो इंटरनल एनर्जी जो डिफाइन होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफाइन होती है। कोई भी अगर मान लो कि एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, कोई भी हीट एक्सचेंज हो रहा है, कोई भी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम को, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। एक ये नया आपके पास फॉर्मूला है। याद रखना कि इंटरनल एनर्जी जब भी होती है तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ही होती है, यहाँ पर वॉल्यूम की चेंज नहीं हो रही होती है। तो जब भी कोई हीट चेंज डिफाइन होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो उसकी जो भी एनर्जी रहती है हम लोग बोलते हैं कि उसे इंटरनल एनर्जी कहा जाता है, यानी हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मान लो कि अगर हम लोग एन मोल अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग यहाँ एन से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसी फॉर्मूला के अंदर। तो यहाँ पर फाइनल अगर हम इसका ओवरऑल चेंज निकालते हैं
तो d इज इक्वल टू आपके पास आता है n CVdt आता है, और ये आपके पास मैक्सिमम टाइम में हम लोग इसी न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो कि हम वॉल्यूम के ऊपर बात करें तो वॉल्यूम V1 से V2 अगर देखेंगे, जितना वॉल्यूम मान लो किसके अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है, अगर उसको फाइंड करेंगे तो सिंस यहाँ पे वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है, आप टेम्परेचर को चेंज करोगे यहाँ पे T1 से T2, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा NCV, और यहाँ पे लिखोगे dt और T2 बाई T2, और यहाँ पे T1 लिखोगे तो NCV हो जाएगा T2 माइनस T1। वॉल्यूम यहाँ पे सॉरी चेंज नहीं होगा, आपके पास टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपके पास एनर्जी बदलेगी, लेकिन वॉल्यूम से यहाँ पर वॉल्यूम चूंकि कांस्टेंट होता है, इसकी वजह से यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर डीवी के लिए तो यहाँ पर सिर्फ यू ही लिखोगे, क्योंकि हम बताएं पीछे कि इंटरनल एनर्जी का स्टेट फंक्शन है, तो वो सिर्फ इसका जो वैल्यू होगा वो डेल्टा यू ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ से जो आप वैल्यू निकालोगे तो उसी वैल्यू को हम लोग कहेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, यानी कि सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर बदलने की वजह से आपके पास जो एनर्जी चेंज होगी वो ये इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अगर याद रखना कि सीबी सिर्फ टेम्परेचर पे से याद रखना सिर्फ डिपेंड करता है, अदर जगह सीबी नहीं सॉरी इंटरनल एनर्जी सिर्फ आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, अदर जगह इसका कोई वर्क नहीं है, वॉल्यूम के ऊपर काम नहीं होगा। अब अगर बात करेंगे इसी के अंदर एक नया टर्म होता है, इसका नाम होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं कि हीट जो चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, उसके लिए हम लोग शॉर्ट में सीबी भी यूज करते हैं। अगर हम इंथैल्पी के ऊपर बात करें तो इंथैल्पी भी वही चीज है, इंथैल्पी भी हीट एक्सचेंज को ही बतलाता है, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर कर दिया जाए, तो जो भी एक बॉडी की जितने आपके पास हीट कंटेंट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, या फिर ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी आपके पास हीट को एक्सचेंज किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी बोलते हैं। और इसको जनरली एक फॉर्मूला से डिफाइन करते हैं, H इज इक्वल टू U प्लस PV, जिसमें U आपके पास इंटरनल एनर्जी होता है, P होता है प्रेशर, और V आपके पास वॉल्यूम होता है। क्योंकि H के बारे में एंथैल्पी के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, एंथैल्पी आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है और एक स्टेट फंक्शन भी है। जो स्टेट फंक्शन है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिटरमाइन करने के लिए इनिशियल और फाइनल के ऊपर सिर्फ बात करते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास डेल्टा H के लिए फॉर्मूला होता है, डेल्टा H इक्वल टू होता है, वहाँ NCV था क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डिफाइन किया गया था, और यहाँ पर NCP होगा T2 माइनस T1। ये जो आपके पास फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर वैल्यू दिया रहेगा आपके पास, कोई भी क्वेश्चन में क्या रहा कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एक्सचेंज हुआ, तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना, एट कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया, वहां पर जो भी हीट एक्सचेंज होगा उसको एंथैल्पी हम लोग बोलेंगे, वो डेल्टा एच का वैल्यू हमको अपने आप लेना है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट डेल्टा एच डेल्टा यू करके नहीं दिया है, तो वहां पर ये बात जरूर मेंशन करता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर एक वर्क किया गया या कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वर्क किया गया है। अब देखो डेल्टा एच और डेल्टा यू में कैसा रिलेशन है, दोनों के बीच में एक रिलेशन आता है। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में अगर हम रिलेशन अगर हम लोग खोजें। हेलो मैम। हाँ बोलो मैम आप जो बोले कि एंथैल्पी इक्वल्स टू U प्लस PV, आप तो हाँ अभी बोले ना कि एंथैल्पी इक्वल्स टू टोटल हीट कंटेंट इन द सिस्टम, देन हाउ कैन वी राइट S इक्वल्स टू U प्लस PV? तो PV डिटरमाइन कर रहे हैं ना वर्क को, तो वर्क कैसे हीट की समान हो सकती है? जैसे कि हम लोग डेल्टा एच के ऊपर बात कर रहे हैं ना, ये मेरे पास यस सिर्फ एच है, अभी तो चेंजिंग के ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। यस मैम। अगर हम एक बॉडी के अंदर जितना हीट होगा तो उसी का हीट कंटेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी बॉडी की एनर्जी होती है, जैसे कि यू क्या बताएं इंटरनल एनर्जी होती है बॉडी की जितनी होगी, और पीवी आपके पास क्या होता है, पीवी जो वर्क होता है वो दो तरीके से वर्क किया जाता है, एक पीवी वर्क डन है, एक नॉन पीवी वर्क डन भी होता है। आगे आगे उसको उसके भी उसके ऊपर डिस्कस भी करना हम लोगों को भी है। तो ये जो आपके पास पीवी जो है ये वर्क डन ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यस तो मान लो कि अगर कोई भी बॉडी वर्क डन अगर कर रहा है तो दो तरीके से करता है, ये जो आपके पास जो पीवी वर्क डन है वो नॉन पीवी वर्क डन होता है। वो बताएंगे नॉन पीवी वर्क डन के अंदर क्या होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं आता है। जैसे कि मान लो कि अगर हम बोलें जैसे मान लो कोई मोबाइल वगैरह चार्ज कर रहे होते हैं तो वहां पर भी एक वर्क डन तो हो रहा होता है, लेकिन उस वर्क डन से क्या प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ता है, इसके नहीं। बाद में कोई इफेक्ट नहीं आता। आपका जो बैटरी का चार्जर है जो उसका वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स ही रहता है, उतना ही रहेगा, उसके ऊपर कोई प्रेशर ऐसा नहीं कि कल को ज्यादा होगा आज को कम है। तो ये सब जो वर्क डन होता है वहाँ पे नॉन पीवी वर्क डन होता है, इसके ऊपर हम थोड़ा देर के बाद आगे बात करेंगे, ठीक है, ये किस तरह का वर्क डन है। यस मैम। तो यहाँ पर हम लोग बता रहे थे, हाँ डेल्टा एच और डेल्टा यू में एक रिलेशन होता है जिसके ऊपर बहुत बार न्यूमेरिकल भी किया जाता है। तो डेल्टा एच अगर डेल्टा यू के ऊपर बात करेंगे तो एच इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं यू प्लस पीवी। अगर सपोज अगर हम मान के चलते हैं स्टेट फर्स्ट में जो मेरे पास एंथैल्पी है उसको H1 से इंडिकेट करते हैं, जो भी रहा होगा स्टार्टिंग केस में,
और उसके इंटरनल एनर्जी को U1 से इंडिकेट कर दें, और आपके पास सपोज वहां पर प्रेशर P1 वॉल्यूम को V1 से मानते अगर इंडिकेट करते हैं, और H2 जब केस लेके जाते हैं, तो मान लो कि हम दूसरे केस को स्टडी कर रहे हैं जिसमें इंटरनल एनर्जी आपके पास U2 है, प्रेशर P2 है, और वॉल्यूम को मान के चलते हैं V2 है। तो अगर मुझे दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एच, और डेल्टा एच बराबर क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो U2 माइनस U1 को लिख सकते हैं डेल्टा U माइनस P2 V2 और P1 V1। तो P2 V2 को ऐसे लिखते हैं और P1 V1 को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, वो फॉर्मूला, एक मिनट सॉरी, एक वैल्यू तो पॉजिटिव होगा ना, P2 V1 पॉजिटिव होगा, माइनस P1 V1 आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम लोग बोले कि P2 V2 आपके पास क्या फाइनल प्रेशर वॉल्यूम है, P1 V1 क्या इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम है, तो एक तरीके से शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं कि दोनों का चेंजिंग ही लिखा जा रहा है, तो डेल्टा PB लिखते हम लोग हैं। ये चेंज इन एंथैल्पी के केस में यूज करेंगे बस। यानी कि अगर आपको डायरेक्टली क्योंकि बताएं कि हीट कंटेंट किसी भी बॉडी का कितना है, तो ये कोई भी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता है कि मेरे पास कितनी एनर्जी है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेट करने वाली चीज नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ चेंज करते हैं, चेंज जो भी होता है सिर्फ उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं, बैठ के पढ़ा रहे, तो मेरे पास क्या एनर्जी नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर हम कहीं दूसरे जगह मूव कर रहे होते हैं, मान लो कि हम एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे गए, तब आप बता सकते हैं कि हाँ हमने क्या वर्क डन किया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो सिर्फ हम लोग चेंज को कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर पाते हम लोग। इसलिए यहाँ पर आपको जो एंथैल्पी भी कैलकुलेट करना होता है, यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी आपको जनरली मिलेगा, एंथैल्पी नहीं मिलेगा। अब इसी के अंदर देखो क्या होता है, अलग अलग दो केसेस आते हैं। जैसे कि केस फर्स्ट में बता रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम लोग मान लो कोई वर्क डन कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक सिस्टम वर्क कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसके लिए हम इसी एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, तो आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, यानी वी के अंदर कोई चेंजिंग आपके पास नहीं आने वाला है। तो वी के अंदर आपके पास कोई जब चेंजिंग ही नहीं आएगा तो वी का वैल्यू तो फिक्स हो जाएगा, सिर्फ चेंजिंग आपके पास प्रेशर का रहेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर याद रखना कि जो आपके पास डेल्टा एच है वो डेल्टा यू प्लस भी डेल्टा पी के इक्वल होता है। अगर इसी का एक्सप्रेशन पूछ दिया गया कि कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर यूज करोगे तो क्या होगा, इसमें सिर्फ यहाँ पर आपको पी लिख देना है, सिर्फ वॉल्यूम के अंदर चेंजिंग दिखेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन इसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि आपके पास एट कांस्टेंट प्रेशर पे बताना है कि चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी होती है, तो वो देखना है डेल्टा पी ही रखना होगा कि पी डेल्टा बी रखना होगा। अब देखो एक गैसियस रिएक्शन के ऊपर अगर हम बात करें, सपोज कि मेरे पास एक गैसियस रिएक्शन है, जैसे ये तो हो गया डेल्टा एच इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे, डेल्टा यू लिखे और पी डेल्टा भी लिख रहे हैं, सॉरी डेल्टा पी भी लिखे थे। सपोज कि हमारे पास एक गैसियस रिएक्शन है, एक गैसियस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास होता है डेल्टा यू होता है, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एन, ये गैसियस रिएक्शन के लिए तो यहाँ पे जी लिखते हैं और आर और टी लिखा जाता है। तो अगर मेरे पास एक गैसियस रिएक्शन के थ्रू अगर बात कर दिया गया कि उसके अंदर कितना चेंज इन एंथैल्पी हुआ है, तो आपको इसे कैलकुलेट कर लेना होगा वहां पे, और उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू रहेगा, टी टेम्परेचर आपको दिया रहेगा, लेकिन ये जो आपके पास डेल्टा एनजी है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, तो देखते हैं कि मोल्स, गैसियस मोल्स सिर्फ चेक करते हैं, सॉलिड से हमको वहां पे कोई मतलब नहीं है सॉलिड के अंदर क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं। जैसे देखो एग्जांपल एक, जैसे N2 है, मान लो 3H2 है, और आपके पास बन गया 2NH3, और आपसे पूछ रहे हैं बताओ किस केस में डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या रखेंगे, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी सिर्फ इस केस में। तो देखो तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा एच को रखिए पहले, डेल्टा एनजी कितना होगा, -2 मैम। हाँ प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में 4 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, इक्वेशन में डाल दोगे, डेल्टा यू होगा, डेल्टा एन की वैल्यू आपके आ चुकी है आर, सॉरी आर -2 आर टी। तो ये आपके पास एक सही आंसर हो जाएगा। क्या रखना इसमें, जब हम लोग के पास गैसियस रिएक्शन होगा सिर्फ उसी के लिए वर्क करेंगे, जब सॉलिड होगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे पास जो वैल्यू होगा सिर्फ आपके पास ग्राम के गैस के लिए होगा। अब देखो इसके बाद मैम, हाँ बोलो। मैम हम सिर्फ क्यों गैसियस मोल को कंसीडर करेंगे, यदि वो रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट पे होगी तो? वो हम लोग जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का पुट करते हैं भी तो बताइए, वो किसके लिए काम करता है इक्वेशन, वो गैसियस मैटर को पढ़े ना हम लोग के लिए। हाँ, तो सिर्फ गैसियस के लिए वो करेंगे ना यूज, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बाकी केस में थोड़ी ना इक्वल कर सकते हैं हम लोग।
और वो भी हम लोग पढ़े भी है, कंडीशन भी चाहिए वहां पे। आप जो आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं उसके लिए भी कंडीशन बताया गया है। आपके पास वहाँ प्रेशर बहुत लो होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तभी वो काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब देखो, अब हीट एक्सचेंज के ऊपर बात करें। अभी कुछ देर पहले हम लोग बात किए, हीट एक्सचेंज दो तरीके से डिफाइन की गई है। हीट दो तरीके से एक्सचेंज होता है, याद रखना। एक कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट एक्सचेंज होता है उसको हम लोग क्यू पे से इंडिकेट करते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो होगा उसको क्यू भी कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है कि कोई भी सिस्टम अगर एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज करता है तो जो उसकी एंथैल्पी होती है, ठीक है, वो क्यूपी होती है, और उसी को लिखा जाता है डेल्टा एच लिखा जाता है। और ध्यान रखना कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट एक्सचेंज हो रही होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, वो आपके पास डेल्टा यू के इक्वल होता है। ये सब वैल्यू आपके पास क्या होती है, ये सब चीजें फिक्स होती है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए समझ में। अब यहाँ पर एक नया टर्म डिफाइन होगा इसके बाद, हीट कैपेसिटी, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं। देखो हीट कैपेसिटी क्या है, एक नया टर्म। अगर हीट कैपेसिटी के ऊपर बात करें तो कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 यूनिट यानी कि 1 डिग्री से बढ़ाकर, मतलब 1 डिग्री से हमको बढ़ाना है, और उसके लिए आपको जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी भी आपके पास हीट की जरूरत होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। मतलब सिंपल से एक बात है, आपको क्या करना है कि जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, आपको एक सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से क्या करना है, इंक्रीज करना है। 1 डिग्री टेम्परेचर से आपको क्या करना है, उस सब्सटेंस को जो भी है पहले उसको 1 डिग्री पर ला दो, और 1 डिग्री से आपको क्या करना है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कराना। उसके लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए, याद रखना 1 से वो बड़ा हो जाना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी सब्सटेंस को आप लोग 1 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आप जितना भी आप उसको हीट देना चाह रहे हो, उसी को हीट कैपेसिटी कहते हैं। यानी कैसे बोल सकते हैं कि द हीट रिक्वायरमेंट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। तो हीट कैपेसिटी के अगर ऊपर देखा जाए कि हीट कैपेसिटी क्या है, क्या ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्या ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो देखो चेक करके बता रहे एक तरीका। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है, और मान लो एक बड़ा सा बॉडी भी है। मान लो कि हमको क्या करना है, फिलहाल अभी इसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, और 10 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास जो इसके अंदर जो हीट है जो लगी है 2 किलो जूल है मान लो कि। तो आपसे पूछेंगे इसका हीट कैपेसिटी क्या है। अगर इस बॉडी का अगर मुझे हीट कैपेसिटी निकालना होगा तो बोलोगे इसके अंदर कि आपको जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए हमको 200 किलो जूल का हीट एब्जॉर्ब किया है, लेकिन हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो भी हमको हीट लगेगा, तो 10 डिग्री पर आपके पास इतना हीट का एब्जॉर्ब है, तो 1 डिग्री से लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, तो 200 बटे में 10 करोगे, इसका मतलब है कि आपके पास हीट कैपेसिटी जो इसका जो किस अमाउंट से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो 10 किलो जूल के हिसाब से इसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है। सेम अगर मान लो कि अगर मेरे पास कोई बड़ा बॉडी है, ठीक है, तो बड़ा बॉडी है तो जाहिर सी बात है कि अगर मुझे अब इसको क्या करना है कि इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करवाना है, कोई भी एक फिक्स पॉइंट होगा, तो उसमें बड़ा बॉडी है तो आपको इस बार केस में क्या होगा, एनर्जी उसको ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर हम लोग चीज देखते हैं कि ये अमाउंट पर भी डिपेंड करता है। छोटा बॉडी है तो कम हीट पर क्या होगा, वो कम हीट पर उसके टेम्परेचर को हम लोग बड़ा बॉडी हो गया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया आपके पास बढ़ जाएगा तो हीट हर जगह फैल जाएगा, जिसकी वजह से पर यूनिट वॉल्यूम पे हीट कंटेंट कम हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब सारी चीजें क्या होता है, हीट कैपेसिटी के अमाउंट पर डिपेंड करती है। कि उसका एक फॉर्मूला होता है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू लिखते हैं हीट एक्सचेंज बटे में चेंज इन टेम्परेचर। तो जितना आपके पास हीट एक्सचेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या करें, टेम्परेचर से जो डिवाइड करते हैं वही निकल के आता है हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी सिंस डिपेंड करता है साइज पर, छोटे साइज में आपके पास कम हीट एब्जॉर्ब करे, बड़े साइज में ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब ये चीज अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। और इसी के अंदर एक नया टर्म भी आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक मोलर हीट कैपेसिटी। ये दो तरह की हीट कैपेसिटी होते हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है पर यूनिट मास। हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, जो पर यूनिट मास के लिए डिफाइन हो हीट कैपेसिटी, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम इसको एस से इंडिकेट कर दे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, तो कैपेसिटी को सी से इंडिकेट किया जाता है। पर यूनिट मास लिख रहे हो तो अगर पूछा जाए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी,
तो स्पेसिफिक हीट किस तरह की प्रॉपर्टी शो करेगी, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव शो करेगी? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव सही नहीं है। देखो बच्चे लोग, ये हीट कैपेसिटी है, ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और आपने मास से डिवाइड कर दिया। मास तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लोगे तो ये बन जाएगा आपका इंटेंसिव बन जाएगा। तो याद रखना कि जो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास के जो हीट कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब एक आता है मोलर हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सीपी से इंडिकेट कर देते हैं। फिर देखो उसको बाद में भी समझाएंगे। अभी मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो बोलते हैं कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। अगर आप हीट कैपेसिटी को मोल से डिवाइड कर दोगे तो वो आपके पास बन जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। तो फिर से मोलर हीट कैपेसिटी कैसा बन जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा, क्योंकि आपने मोल को डिवाइड कर दिया, और मोल खुद क्या है? मोल एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए ये सब सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। कौन कौन सा आपके पास है? एक सीपी होता है, दूसरा सीबी होता है। ये मोलर हीट कैपेसिटी के दो टाइप्स होते हैं, सीपी सीबी। सीपी क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं। सीपी का मतलब क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी आपके पास, उसको हम लोग सीपी से इंडिकेट करते हैं। और एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट एक्सचेंज होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग डेल्टा एच भी बोलते हैं। सेम यह चीज सीबी। सीबी का मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और उसको हम लोग डेल्टा यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी आपके पास एक फॉर्मूला है, और सीपी इज इक्वल टू एक नया और फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट होता है। आपको पता है हीट एक्सचेंज बटे में चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ से सीपी की वैल्यू ये भी होती है। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करोगे तो सीवी की वैल्यू भी आपके पास वही आ जाएगी, यहाँ पर डी हो जाएगी और बटे में dt हो जाएगी। ध्यान रखना, सीपी का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी बटे में चेंज इन टेम्परेचर। इसका चेंज करोगे तो यहाँ पर चेंज इन, सीबी का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बटे में चेंज इन टेम्परेचर्स। ये दोनों के रिलेशन से सीपी और सीबी निकला हुआ है। अब देखो, इसके बाद एक नया टॉपिक है, ये सब आपके पास कंप्लीट हो गया। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, सब एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है जितना बता रहे हैं। अब इसके बाद एक आपके पास आता है हीट एंड वर्क के बारे में थोड़ा बहुत बात करना पड़ेगा। हीट एंड वर्क के ऊपर बात करेंगे, तब यहाँ पर एक वर्क भी डिफाइन होगा, उसके बाद यहाँ पर पीवी एंड एनपीवी वर्क होता है। देखो, हीट है क्यू। हीट क्या होता है? तो हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे एनर्जी की ट्रांसफर होती है वो आपके पास हीट होती है, ठीक है। क्योंकि हीट का काम भी होता है कि कोई भी चीज अगर मान लो कि अगर हीट है तो वो कैसे मालूम चल जाता है, तो वो एनर्जी अपना ट्रांसफर हमेशा करती है। लोअर से आपके पास देखोगे ज्यादा जहां से रहेगा, ज्यादा से वो धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफर करके लोअर में कन्वर्ट कर देगी। हर जगह वो अपने ट्रांसफर कर देती है एनर्जी को। तो बोल सकते हैं कि हीट एक तरीके से मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, और हीट एक पाथ फंक्शन भी है। पाथ फंक्शन क्यों है कि स्टेट फंक्शन क्यों नहीं है? ये पूरे पाथ पर डिपेंड करती है। इसको समझना, अगर ये पाथ फंक्शन कैसे है, तो जैसे कि मान लो कि मान लीजिए कि मतलब एक मान लो स्कूल का बच्चा है, ठीक है, कोचिंग पढ़ के आता है और उसका जो घर है वो 19th फ्लोर पे है, और वो क्या करता है, लिफ्ट से जाता है डायरेक्टली। मान लो कि पढ़ के आता है, लिफ्ट से डायरेक्ट हो जाता है अपने 19th फ्लोर के ऊपर घर पे पहुंचता है। तो जब तक वो लिफ्ट से जा रहा है तब तक वो क्या पढ़ के आ रहा है, उसकी जो भी एनर्जी है इनिशियल फाइनल पे डिपेंड कर रही है, कहाँ उसको जाना है, घर ही जाना है। तो लेकिन मान लो कि जिस दिन लिफ्ट अगर बंद हो गया तो उसके बाद उसको 19 फ्लोर चल के जाना पड़ेगा उतना दूर। और चढ़ के जाने पर हम पूछेंगे कि क्या यहाँ पर फर्स्ट लिफ्ट से जो इनिशियल ग्राउंड फ्लोर से अगर जाता था 19 फ्लोर पे, क्या उस समय जो उसकी एनर्जी लगी होगी, ठीक है, और ये जो घूम के जा रहा है इतना दूर से, उस समय जो उसकी एनर्जी है, क्या दोनों में पूछा जाए एनर्जी सेम निकलेगा? तो जाहिर सी बात है सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जाने में एनर्जी बहुत कम वेस्ट हो रहा है। लेकिन आप जैसे जा रहे हैं इधर से पूरा, तो यहाँ पर एनर्जी क्या डिफरेंस है। तो इनिशियली फाइनल पे डिपेंड नहीं करता है। आपके पास जो हीट होता है, हीट जो भी फंक्शन होता है वो पूरे पाथ पे डिपेंड करता है।
हीट क्या, वर्क डन, ये दोनों चीज पूरे पाथ पे डिपेंड करते हैं। इनिशियल फाइनल से निकालेंगे तो उसका वैल्यू कुछ और आ जाएगा। तो ये क्या होते हैं कि ये पूरे पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हीट एक पाथ फंक्शन आता है। और इसके बाद हम लोग हीट को अगर मान लो कि मुझे कैलकुलेट करना है किसी भी वर्क, कोई मान लो मेरे पास सिस्टम वर्क कर रहा है, उसको कितना हीट लगा या कितना हीट एब्जॉर्ब, ओवरऑल टोटल हीट कितना वहां पर लगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हीट के लिए एक फॉर्मूला बना है, dq। एक बॉडी मान लो कि इफ ए टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी चेंज बाय dt, मान लो कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हम लोग चेंज कर दिए, मान लो कि dt है, तो आपसे पूछा गया कि इसमें कितना आपने हीट दिया, हीट की कितना रिक्वायरमेंट्स हुई, तो हम लोग लिखते हैं एन सी आपके पास और dt होता है। एक तरीके से एन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, एन आपके पास क्या बताते हैं कितने मोल्स के, मतलब जो भी हम लोग हीट बात कर रहे हैं, जो भी एक रिएक्शन के थ्रू बात करेंगे, सिस्टम जो भी है आपके पास, हीट जो भी आप काम कर रहे होंगे, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मोल्स में हीट ट्रांसफर होता है। तो वही हम लोग क्या करते हैं, एन सी का मतलब होता है कि आपके पास एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, सी यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, तो मोलर हीट कैपेसिटी आपको सी इंडिकेट कर रहा है, आप सीएम भी लिख सकते हैं ये चीज को, और dt आपके लिए टेम्परेचर का है, जो कितना आप टेम्परेचर को कम किया। तो अगर मुझे ओवरऑल हीट को कैलकुलेट करना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन निकाल दो इसका, और फाइनली आपके पास टेम्परेचर T1 से T2 होगा, कितना आपने चेंज किया, और जो भी निकल के आएगा तो Q का एक वैल्यू होता है NC डेल्टा T, यहाँ पर CM भी लिख सकते हैं बार बार। तो ये अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में मुझे कितना हीट जनरेट हुआ निकालना है, तो आपको उसकी मोलर हीट कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए, उसके बाद टेम्परेचर क्या चेंजिंग है वो आपको मालूम होना चाहिए, और कितने मोल्स आपने उस रिएक्शन के अंदर लिए हैं, वो टोटल अगर चीज पता चल जाएगा तो हम लोग हीट कैपेसिटी कितना कितना उसके अंदर हीट जनरेट हुआ, कितना अब्जॉर्ब हुआ, सब सारी चीज निकाल सकते हैं। लेकिन हीट के केस में भी दो बातें आएंगी, क्यू का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, क्यू की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। तो क्यू की वैल्यू का अगर मान लो कि अगर पॉजिटिव होती है तो हम लोग बोलते हैं कि वहां पर क्या हुआ, सिस्टम ने आपके पास हीट को एब्जॉर्ब किया, और हीट को अगर एब्जॉर्ब किया तो बोलते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यू की वैल्यू अगर मान लो कि नेगेटिव अगर आती है तो हम लोग बोलते हैं कि वहां पर हीट इवॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास जो भी एक रिएक्शन है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो ये आपके पास फाइनल कैलकुलेशन है, टोटल हीट क्या होता है, हीट कितने तरह का होता है, वर्क भी एक पाथ फंक्शन है, हीट भी एक पाथ फंक्शन है, छोटे छोटे टर्म्स थे हमारे पास। अब यहाँ पे टाइप ऑफ वर्क होते हैं, वर्क कितने तरीके के हो सकते हैं। तो वर्क को अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का ट्रांसफर करता है उसको वर्क कहते हैं। वर्क दो तरीके के आपके पास होते हैं, एक पीवी वर्क और एक आपके पास होता है नॉन पीवी वर्क। हम लोग को जो पढ़ना भी है फिलहाल वो पीवी वर्क के बारे में पढ़ना है। नॉन पीवी वर्क का मतलब होता है कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल वर्क, यहाँ पे ज्यादातर देखा जाए इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, क्योंकि वहां पर कोई प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है, इसकी वजह से इसको नॉन पीवी वर्क बोलते हैं। लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से जो चेंजिंग आएगी उसको हम लोग वर्क डन को बोलेंगे पीवी वर्क डन। जैसे जैसे कि मान लो यहाँ पर दो तरीके का बात होता है कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है कितना वर्क डन हो रहा है, तो उसके लिए एक कंटेनर हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, और इस कंटेनर में मान लो कि हमने इसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स को भर दिया पूरा, और इसके अंदर क्या एक पिस्टन लगा दिया है, और इसके ऊपर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करेंगे। अब अगर यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पहले इसका कुछ वॉल्यूम रहा होगा, आप प्रेशर अब इसके ऊपर लगाएंगे तो कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई से ये क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो ये कुछ करके नीचे मान लो आ गया, मान लो ये पिस्टन यहाँ पर आ गया। तो पहले का आपका जो वॉल्यूम था कुछ और था, अब ये वॉल्यूम आपके पास कुछ और हो गया, यानी आपने प्रेशर को लगाया तो उसके अंदर कुछ वॉल्यूम को चेंज हुआ, तो ये जो आपके पास वर्क डन है वो प्रेशर वॉल्यूम से रिलेट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हमको मालूम करना है कि आपने कितना वर्क डन किया, तो वही वर्क डन पीछे जो फिजिक्स में डेफिनेशन था वही डेफिनेशन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है जो कि वो dx है, सपोज जो भी इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आया है, और फिलहाल मान लेते हैं कि जब फोर्स का वैल्यू निकालोगे तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो प्रेशर और यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आपका प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर है, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया एरिया से, और एरिया में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगा वॉल्यूम।
तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला हो जाता है W इक्वल टू P एक्सटर्नल वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि P इंटू V। तो यही आपके पास वर्क डन कैलकुलेट होता है PV से। अब इसको चेक करेंगे कि हमारे पास, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एक वॉल्यूम के तहत ये वर्क डन कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम इसके अंदर चेंज हो रहा है, प्रेशर को चेंज किया तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ। अब यहाँ पर वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, मान लो कुछ प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वो तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन उसके अप्लाई करने के बाद वॉल्यूम में क्या चेंजिंग आया, उसमें हमको मालूम करना है कि वर्क डन कितना होगा, ओवरऑल चेंज कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे इसका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं और वॉल्यूम लिख देते हैं कि पहले कितना वॉल्यूम था और अब कितना हो गया, और P एक्सटर्नल और यहाँ पर आपके पास है DV। तो फाइनली आपके पास जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, आप कुछ इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, वो वैल्यू हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट, जो कि वो बाहर निकल जाएगा, और फाइनली आपके पास DV और V1 और V2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन निकालोगे तो इतना करके आएगा आपके पास, P एक्सटर्नल होगा और V2 माइनस V1 कर दोगे। तो ये होता है वर्क डन के लिए। अगर हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है तब W इज इक्वल टू आपके पास P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 पुट करते हैं। अब वर्क डन के अंदर भी केसेस हैं। वर्क डन के अंदर देखो क्या क्या केसेस होते हैं। वर्क डन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन आपका निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव निगेटिव, वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव तभी आता है जब सिस्टम क्या करे, सिस्टम अगर खुद से वर्क करेगा तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और सिस्टम पे कोई वर्क डन करेगा तब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो अगर कभी भी वर्क डन पॉजिटिव है, बोलो किसी को मालूम है? यस मैम, जब हम सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, जब सिस्टम खुद वर्क करेगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा। हाँ चलो वेरी गुड। नेगेटिव का मतलब है जब सिस्टम वर्क करे, खुद से वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी जाहिर सी बातें कम हो जाएगी, तो वहां पर हम नेगेटिव लिखेंगे, और जब आप उसके ऊपर वर्क कर रहे होंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव लिखना होगा। अब सपोज कि अगर मैंने इस तरह से फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि ज्यादातर फॉर्मूला आपके पास यही होता है, तो अगर मान लो कि इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन हमेशा बाय द सिस्टम किया जा रहा है। बाय द सिस्टम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वर्क डन आपके पास नेगेटिव लिखा हुआ है। अगर नेगेटिव वर्क डन है तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं तो बाय द सिस्टम का ही है। अब यहाँ पर भी कंडीशन बन, हाँ बोलो मैम, हम यदि यहाँ सिस्टम खुद वर्क कर रहे हैं तो हम P एक्सटर्नल क्यों लिखेंगे, P इंटरनल लिखनी चाहिए ना। हम दोनों केस बताएंगे। P एक्सटर्नल का मतलब है कि प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट हो गया है, कितना प्रेशर यूज किया है, ठीक है। अभी यहाँ पर दो केसेस लागू होगा, एक एक्सपेंशन बताएंगे, एक कंप्रेंशन बताएंगे, ठीक है। यस मैम। एक्सपेंशन कैसे होता है सब चीज। अभी फिलहाल तो जो प्रेशर अप्लाई किया वो तो कांस्टेंट हो गया ना, तो इसकी वजह से लिखा गया है। तो W इज इक्वल टू आपके पास ये होता है। तो यहाँ पर देखो दो केसेस की पहले बात कर ले रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि वर्क डन आपका ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर भी, और इसके डिपेंड से हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। जैसे सपोज कि मेरे पास V2 ग्रेटर हो गया V1 से, तो V2 अगर V1 हो गया ग्रेटर से, तो आप भी समझिए V2 किसको हम लोग बोल रहे हैं। V2 क्या बोल रहे थे, ये आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है और आपने प्रेशर लगाया है तो आपका ये यहाँ पर आ गया, तो पहले से ये तो वॉल्यूम कम हो गया ना। अगर हम बोल रहे V2 बड़ा है तो इसका मतलब है कि इस बार जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम है, और जो गैसेस का जो प्रेशर जो लग रहा है इसके ऊपर वो ज्यादा है, तभी ना ऐसा केसेस हो सकता है। वॉल्यूम V2 कैसे बड़ा हो सकता है, तो V2 तो तभी बड़ा हो सकता है जब आपके पास अंदर के गैसियस का जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है, वो ज्यादा इसके ऊपर लग रहा होगा, और बाहर का प्रेशर क्या है, कम है, तभी आपके पास V2 का केस बड़ा हो सकता है। पहले ये वॉल्यूम था, अब बढ़ के और आगे चला गया। तो कभी भी अगर V2 बड़ा होगा V1 से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे वर्क डन हमेशा क्या होगा, V2 बड़ा होगा V1 से, तो वहां पे वर्क डन हमेशा आपके पास सिस्टम वर्क कर रहा होगा, और सिस्टम वर्क कर रहा होगा तो वर्क डन हमेशा याद रखना निगेटिव होगा वहां पे, और इसको एक्सपेंशन बोलते हैं। एक्सपेंशन जो वर्क डन होता है इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा याद रखना इसमें। क्यों, क्योंकि वहां पे आपने प्रेशर कहा, वहां पे तो आपका प्रेशर जो भी आप अप्लाई कर रहे हो बहुत कम है, सिस्टम खुद से अपना क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। तो सिस्टम वर्क डन जब करेगा तो वो निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पर गैसेज मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ऊपर। अब अगर सपोज की कंडीशन नंबर अगर बन जाए V1 अगर बड़ा हो जाए V2 से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पहले वॉल्यूम ज्यादा था अब वॉल्यूम कम हो गया, तो इसका मतलब है कि क्या बोलोगे इसमें, वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव।
और यहाँ पर क्या हो क्या रहा होगा, एक्सपेंशन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे नहीं। यहाँ पर आपको कहते हैं कि जब भी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो बोलते हैं कॉम्प्रेशन हो गया वहां पे, और कॉम्प्रेशन में जो भी वर्क डन होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। तो इस तरीके से आपके पास वॉल्यूम से बढ़ेगा घटेगा तो हम लोग चेक कर सकते हैं एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है, कॉम्प्रेशन कहाँ हो रहा है, इससे हमें मालूम चल जाएगा। यही आपके पास वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका भी होता है। अब अगर यूनिट के ऊपर बात करोगे तो सबको मालूम है इसका वर्क यूनिट जूल होता है, और हालांकि आप जब इस फार्मूला से न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम जरूर होगा। देखो प्रॉब्लम क्या होगा समझा रहे हैं। एक तो प्रेशर आपके पास एटीएम में रहेगा और एक रहेगा लीटर, और वर्क डन आपका क्या आ जाएगा, एटीएम और लीटर के अंदर आ जाएगा। तो एटीएम और लीटर को अगर जूल में कन्वर्ट करना होगा तब क्या कीजिएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 101.3 कुछ करके होता है, जूल होता है, क्योंकि आपका ऑप्शन भले ही आपका आंसर एटीएम लीटर में आ रहा होगा और 4 का ऑप्शन जो लिखा रहेगा उसमें ये चारों ऑप्शन में जूल में ही लिखा हुआ रहेगा, तब आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्जन याद रखना उस समय जरूरी होगा। चलो इस तरह से मेरे पास सारे टॉपिक्स, इंटरनल एनर्जी भी खत्म हो गया, एंथैल्पी भी खत्म हो गया, हीट पाथ जो भी है सब ले दे के खत्म होगा। अब यहाँ पे हमको स्टार्ट करना है एक नया टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहीं से स्टार्ट होता है आपके पास है थर्मोडायनेमिक्स का भी, यहाँ से लॉ पढ़ना आपको होंगे। देख लेते हैं अभी टाइम है, हाँ चलो अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इसी में नया टॉपिक है, फर्स्ट ला, सेकेंड ला है, हालांकि जीरोथ ला भी है। सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सबसे फर्स्ट आपके पास आता है जीरोथ ला। भले इसका नाम है जीरोथ ला, लग रहा है कि पहले लिख दिए तो पहले है हुआ, लेकिन इसका एक्चुअली डिस्कवर बाद में हुआ था। भले पहले इसको हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि जीरो से चूंकि स्टार्ट कर दिया गया तो हमको लगता है कि पहले यही है। तो देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में होता है, बहुत सिंपल चीज है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, ये बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे। जीरोथ लॉ में यही बस बोला जाता है कि मान लो कि आपके पास कोई बॉडी है, मान लो आपके पास कोई बॉडी ए है, दूसरा बॉडी मान लेते हैं बी है, और दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम पे रखा गया, मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या सेम रखा गया। फिर कह रहा है कि एक और बॉडी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सी, हमने ए बॉडी लिया, बी बॉडी लिया, सी लिया, तीनों को क्या रखे हैं, तीनों को थर्मल इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है तो एक दूसरे के साथ। तो अगर ए एंड बी का टेम्परेचर अगर मान लो कि सेम है, अगर ए और बी का मान लो टेम्परेचर सेम है तो बी और सी का भी टेम्परेचर सेम ही होगा, क्योंकि अगर कहा जाए कि हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इसको देख के हम इसको रखें, इसका टेम्परेचर देख के इसको रखें, इसके टेम्परेचर देखो यहाँ पर रखें, तो इसका मतलब है कि अगर ए और बी का टेम्परेचर अगर सेम है तो बी और सी को भी देख के सेम रखा गया, उसी तरीके से आपके पास ए और सी का भी सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई 3 बॉडी है तो 3 बॉडी को अगर सेम आप अगर इसको थर्मल इक्विलिब्रियम पे रखेंगे तो तीनों का टेम्परेचर भी आपस में क्या होगा, तीनों का टेम्परेचर, तीनों का हीट भी आपस में सेम हो जाएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ ए बॉडी इज थर्मल इक्विलिब्रियम when two other object, then other two object will also be क्या बोल सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम ईच अदर। अगर एक और बी और बॉडी का अगर मान लो कि थर्मल इक्विलिब्रियम पर रखें और इसको भी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पर रखें तो ये जाहिर सी बात है अपने आप थर्मल इक्विलिब्रियम पर होगा। तो ये बच्चा वाला ये सब कुछ समझ रहा है, ये सब चीजें थी, सिंपल सी बात थी। कोई भी बॉडी का दो अगर फिक्स करोगे टेम्परेचर, बी और सी का भी करोगे तो ए और सी का भी होगा। हाँ बोलो। Why the name is given zeroth law of thermodynamics? Zero, why the word zero is used here? जीरोथ लॉ के लिए क्या बोला जाएगा, फर्स्ट लॉ का मतलब, फर्स्ट लॉ का मतलब ये भी नहीं है कि मतलब इसको क्या कहा जाए, फर्स्ट दिया गया बस, मतलब इसमें कंडीशन डिफाइन होगा कि उस टेम्परेचर के ऊपर, यहाँ पर अगर जीरोथ लॉ है तो किसी फिक्स टेम्परेचर के ऊपर वर्क है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे, फिलहाल तो अभी इसके पास कोई परफेक्ट रीजन नहीं है मेरे पास है। अब अगर कहा जाए फर्स्ट लॉ को फर्स्ट लॉ क्यों कहते हैं तो इसके पीछे भी कोई अभी रीजन नहीं है, हो सकता है कुछ सर्च करना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में कभी बात कर लेंगे। ओके, अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये बात बताया जाता है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास अगर कोई भी एक बॉडी है
और बॉडी आपके पास भी है। तो इसके अंदर कहा जाता है कि आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कन्वर्ट करें, आप एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी को अगर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। कोई भी, जैसे कहा जाता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, किसी भी अगर टर्म में बात करें कि नया एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नया एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं। एनर्जी सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एक मोड से दूसरे मोड में बस ट्रांसफर किया जाता है। यही आपके पास फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कहना था। जैसे कि मान लो कि हमने क्या किया, हम जैसे मान लो कि अपना फैन ऑन किए, तो हमने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई किया, हमने अपनी एनर्जी यहाँ पे दिया, वो एनर्जी को उसने क्या किया, वो एनर्जी को उसने दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब कि वो अपने एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया रोटेशनल एनर्जी में, वो एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किस में, रोटेट में, मतलब अपने जो ब्लेड के अंदर डायना जो मैकेनिकल एनर्जी में कर सकते उसको कन्वर्ट कर दिया। तो एक तरीके से आपका एनर्जी क्या, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप दिए उसके अंदर, वो क्या, वो सिर्फ कन्वर्ट हुआ मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी को हम लोग सिर्फ क्या करते हैं कि डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ट्रांसफर करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अगर हम मान लो कि कोई बल्ब भी जला रहे हैं तो वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी अगर दे रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हीट एनर्जी के अंदर। तो यही सब चीजें बात किया जाता है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर होता क्या। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि एनर्जी ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात की है कि यहाँ पर जो भी एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन के थ्रू हमेशा एक कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, इसको सिर्फ हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब देखा जाए कि इसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कुछ एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला के लिए लिखते हैं डेल्टा यू। ये आपके पास एक बॉडी की एनर्जी रहती है जिसमें हम लोग क्यू एनर्जी को सप्लाई किए, उसके ऊपर कुछ वर्क डन किए जिसको क्यू प्लस डब्ल्यू कहते हैं। और फाइनली याद रखना ये क्यू है, प्लस अगर डब्ल्यू लिखे हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम के ऊपर हम लोग वर्क डन कर रहे हैं। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों कंडीशन पे हो सकती है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। लेकिन फिलहाल अभी हम मान के चल रहे हैं कि मेरे पास कोई सिस्टम है, उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, और वो कोई सिस्टम एब्जॉर्ब कर रही है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तब जाके आपके पास जो टोटल एनर्जी होगी जो सिस्टम की, वो डेल्टा यू से इसको इंडिकेट करते हैं। तो यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया हुआ है। और इसके अंदर आपके पास जो कह रहा है कि फिर से यहाँ पर वैल्यू याद रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव वो फिक्स नहीं है, अभी नहीं कि हम प्लस बोल दिए तो इसका मतलब हर क्वेश्चन प्लस ही लेके अप्लाई करेंगे, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होते रहेगा, वो डिपेंड करेगा आपके पास कि क्वेश्चन में क्या दिया होगा। तो इसके अंदर एक दो न्यूमेरिकल्स भी है, एक न्यूमेरिकल्स दे ट्राई करने के लिए, फिर एक मिनट एक ट्राई कर लो न्यूमेरिकल्स, तब ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक सिस्टम कह रहा है मेरे पास, एक सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है फ्रॉम 5 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। हमारा सिस्टम पे मान लो कह रहा है कि 5 लीटर से 10 लीटर हो गया तो एक्सपेंड कर ही रहा, दिख ही रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर जो आपके पास है वो कह रहा है कि 2 ATM है, और उसके आगे भी क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ इट अब्सॉर्ब, ये अब्सॉर्ब किया, कितना अब्सॉर्ब कर रहा है, तो आपके पास 800 जूल है। तो पूछ रहा है देन कैलकुलेट डेल्टा यू, तो आपके पास इंटरनल एनर्जी क्या रही होगी, एब्सॉर्ब लिख दे रहे हैं। तो पहले तुम लोग बताओ कि इसमें अंदर किसका किसका डाटा गिवन है। इस क्वेश्चन को बनाते वक्त, एक मिनट, इस क्वेश्चन को बताते वक्त हम लोग कौन कौन से बातों को लिखेंगे, गिवन में क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखो ये किसका वैल्यू है आपके पास है, 5 लीटर। तो कहा जाए तो एक्सपेंड हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम आपके पास होगा 10 लीटर जो आपके पास होगा वो V2 का होगा, और एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि आपके पास फिक्स कर दिया गया है 2 ATM होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ इट एब्जॉर्ब 800 जूल, ये 800 जूल को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये किसका वैल्यू है, क्यू 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 का वैल्यू है। क्यू का वैल्यू कितना, 800। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव बताओ, पॉजिटिव, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करने के केस में यहाँ पॉजिटिव लिखा जाता है। अब आपको बताना है कि डेल्टा यू कितना होगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू, अभी कुछ देर फॉर्मूला लिखे हैं 810 मैम,
810 Q प्लस W लिखोगे। अब तुमको क्या लगता है Q का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है, W का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो W के पास आपके पास वैल्यू निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा V2 माइनस V1 करके निकालोगे तो वही कहोगे कि 10 में से 5 गया आपके पास 5 और 5 में 2 से इंटू करोगे 10, तो वही आप आंसर बोल रहे होंगे। कितना बोल रहे होंगे? 10 आप लिख रहे के लिए बोल रहे हो ना। लेकिन ध्यान रहे कि आपके पास ये लिख रहे हो जूल में, और वर्क डन का क्या ऐड कर रहे हो? एटीएम और लीटर। आपको बताया था कि वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए पहले उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पहले देखना पड़ेगा एटीएम लीटर जो आपका है वो जूल में नहीं है, तो पहले उसको जूल में लाना पड़ेगा, और जूल में लाने के बाद फिर यहाँ पुट करोगे, तब जाके आपके पास फाइनल आंसर इसका आएगा। ठीक है, पीछे जो आपको बता दिए थे वही आपके पास है। कितना होता है? तो इसके लिए हम बता दिए थे कि 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू होता है 101.3 जूल। तो पुट कर देना, फिर आ जाएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज कह रहा था कि न्यूमेरिकल्स में भी आपको ये सब चीज को ध्यान देना पड़ता है। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसमें हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में पढ़ते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है बताओ तुम लोग? वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला रिएक्शन से मत बता देना जिसमें दोनों तरह से रिएक्शन हो, वो तो सबको मालूम है, तो वो थोड़ी ना हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है और इरिवर्सिबल यहाँ पे प्रोसेस है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, हम प्रोसेस के ऊपर बात कर रहे हैं। ये दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो बता रहे हैं, बहुत आसान भी है, अगर नहीं आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे एक्सप्रेशन है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो सीधे से याद रखना कि रिएक्शन जो आपके पास होगा वो वेरी स्लो प्रोसेस, यानी कि वैसा आपके पास प्रोसेस, वैसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो बहुत ही स्लो हो रहा है और इसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग रहा होगा, तो उस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस उसको बोलते हैं वैसा प्रोसेस जो इतना फास्ट हो जिसको कंप्लीट करने में हम लोग को फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता हो। तो इसका मतलब समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल करके इसको हम क्लियर करवा दे रहे हैं। वेरी स्लो प्रोसेस का मतलब क्या है, वेरी फास्ट प्रोसेस का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि एक लड़का है, ठीक है, इसका नाम है, मान लो कि गोलू नाम है, और ये लिफ्टर है। लिफ्टर का मतलब ये बहुत मान लो कि ओलंपिक ये लिफ्टर है, एक तरीके से ओलंपिक में ये काफी हेवी वजन ये उठा सकता है। तो अगर हम बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम 200 केजी का वेट उठा सकता है। तो ये जब ओलंपिक लिफ्टर है 200 केजी का वेट अगर उठा सकता है, तो मान लो किसी गली मोहल्ले में आ गया ये, ठीक है, तो अपना जैसे मान लो कोई जीत के आया होगा कहीं से, तो फिर गली मोहल्ले में एंट्री किया होगा, तो वहां पे सब लोग उसको देख रहे होंगे, सब लोग सोचेंगे चलो हम लोग इसका टेस्ट लें कि सही में ऐसा कर रहा है कि सब ऐसे ही मेडल लेके आ गया। तो वहां पर लोग क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, बोलेंगे लो इसको उठा के दिखाओ, उसके उठा के दिखाओ, क्योंकि जो जनरली काम है, जो टॉप करता है, जो माहिर होता है, उससे वो थोड़ा बहुत पब्लिक लोग वर्क कराता ही है। तो मान लो कि इसको दिया गया फर्स्ट बार में 10 केजी का, देखो उसके पावर है 200 केजी का सामान उठाने का, उतना तक वो आराम से उठा लेता है। तो 10 केजी दिया गया, तो 10 केजी उसको उठाने में कितना समय लगेगा? वो तो 1 सेकंड में, वो भी एक अंगुली से लगता है कि उठा के रख देगा वो। तो वो किस तरह का प्रोसेस हुआ? इरिवर्सिबल होगा ना, क्योंकि उसको उठाने में उसको कितना सेकंड ही समय लगेगा, तो चाहेगा तुरंत उसको उठा के से फेंक देगा, उसको समय नहीं लगेगा उसको उठाने में। तो इस तरह के प्रोसेस जो कि बहुत कम समय में हुए, अगर मान लो कि कोई उसको दे दिया, वो मैक्सिमम 200 केजी तक का उठा दिया, और किसी ने उसके साथ बदमाशी कर दिया, बोला कि ये 210 केजी का दे दिया, बोला कि चलो 200 केजी का उठा के दिखाओ, तो वो तो मैक्सिमम 200 केजी तक, अगर मान लो कि अगर कोई लिफ्टर उठा रहा है तो वो भी बहुत मेहनत से उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मैक्सिमम बोल रहे हैं कि हम 200 केजी का वेट उठा ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम वहां पे 200 केजी अप्लाई करने में मेरा ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, ज्यादा मेहनत लग रहा होगा, और उसको दे दिया गया 210 केजी का, तो 210 तो उसके लिए ज्यादा है। कोशिश तो करेगा, क्योंकि इज्जत का सवाल है, वहां पर बहुत लोग देख रहे होंगे, वो भी ओलंपिक से जीत के आया हुआ है, तो कोशिश तो करेगा। उस बोला है सब लोग 200 का है, तो उठाने की पूरा मतलब कोशिश किया होगा, बहुत कोशिश होगा, मान लो कि बहुत ऊपर तक उठा भी लिया होगा, लेकिन मान लो जैसे ही गर्दन तक के पास पहुंचता है, उसके ऊपर क्या होता है कि
10 kg का एक और कोई वहां पर बॉक्स डाल देता है, तो इतना मेहनत से यहाँ तक लाया था, जैसे 10 kg का बॉक्स आया सीधे आ जाएगा नीचे। एक तो उठ नहीं रहा था, ऊपर से और 10 kg का वेट डाल दिया गया। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इसके अंदर कि जो रिएक्शन बहुत ही स्लो हो रहा है, बहुत ही स्लो हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल बोलते हैं। यानी कि आप जो देख रहे हो 2000 जो आपके पास 210 kg का जो भी आपके पास बॉक्स है, इजी तरीके से उठ नहीं रहा था। इसको उठाने के लिए आपको हर एक स्टेप में मेहनत करना पड़ा था, थोड़ा थोड़ा कर करके आप इसको ऊपर उठा रहे थे। तो सारे स्टेप में आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसके अंदर छोटे छोटे वर्क डन होते हैं। आपको थोड़े थोड़े काम पे सब करके आप तब जाके अपने काम को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, आप जो वर्क डन जो करते हैं वो कुछ ही सेकंड में कंप्लीट कर देते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आपने जैसे लिखी इनिशियल लिया तुरंत उठा दिया, फाइनल हो गया, इसमें तो कोई टाइम ही नहीं लगा आपके पास। लेकिन जब भी रिवर्सिबल वर्क डन हो रहा होता है तो वहां पर छोटे छोटे वर्क डन भी देखे जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उठ रहा होता है, वहां स्लो प्रोसेस हो रहा होता है, तो आप सारे वर्क डन को भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कोई भी अगर मान लो कि अगर हम लोग इसी को अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर दो तरीके का ड्राइविंग फोर्स काम कर रहे होंगे। अगर मान लो कि अगर हम इस केस में बोल रहे हैं, जैसे कि मान लो इरिवर्सिबल की केस में ऊपर बात करेंगे, मेरे पास अगर इरिवर्सिबल से केस का अगर रिएक्शन है तो दो तरीके के आपके पास फोर्स होंगे। एक आपके पास जो फोर्स होता है जो कि अपोजिंग फोर्स होता है, और एक हम लोग बोलते हैं वहां पर है अपोजिंग फोर्स होता है, एक ड्राइविंग फोर्स होता है। मान लो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एक आपको डीएफ लिख दे रहे हैं और एक आपको अपोजिंग फोर्स लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम पूछेंगे कि अगर मान लो कि मेरे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उस केस में ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होगा कि अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगा? अपोजिंग का मतलब होता है उसको नीचे की ओर खींचना। तो इस केस में क्या ज्यादा होना चाहिए? जाहिर सी बात है फोर्स। हाँ, आप नीचे से वर्क तो कर रहे हैं लेकिन इतना फास्ट में हो रहा है, हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है। इसका मतलब आप ड्राइविंग फोर्स काफी ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है कि अपोजिंग फोर्स से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है उसके अंदर क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। लेकिन अगर वही आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, ड्राइविंग फोर्स के ऊपर बात करोगे, अपोजिंग फोर्स के ऊपर बात करोगे, तो इसमें कौन बड़ा है? अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगा। अगर अपोजिंग फोर्स ज्यादा है तो फिर वो तो सामान ही नहीं उठेगा, हल्का सा भी नहीं उठ पाएगा, हल्का सा भी वर्क डन नहीं होगा। ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स आर नियरली इक्वल। हाँ, ये जो रहता है ना ड्राइविंग फोर्स अभी भी ज्यादा है, लेकिन इसके एकदम छोटे से अमाउंट से ज्यादा है, एकदम थोड़े से अमाउंट से ज्यादा है। क्योंकि आप देख रहे थे 210 केजी का जब वो ऊपर उठा रहा था, तो जैसे 10 केजी के ऊपर डाल दिए तो सडनली नीचे आ गया। इसका मतलब ये था आपके पास वो जो 10 केजी जो आप डाल रहे हैं जो ऊपर से, वो अपोजिंग फोर्स को बढ़ा दे रहा है। अगर वो नहीं था तो तब तक ऊपर आपका वर्क डन हो रहा था। तो मतलब बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट से नहीं, बहुत छोटे अमाउंट से भी कहा सकता है वो ज्यादा होता है। दोनों ही केस में ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होता है, लेकिन जब आपके पास सेकंड केस होगा, रिवर्सिबल का केस होगा, तो ड्राइविंग फोर्स बहुत छोटे अमाउंट से बड़ा होता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मुला बनाते हैं जिसमें लिखते हैं कि पी आपके पास जो गैस होता है, खैर इसके ऊपर बात कर रहे हैं। फिर एक मिनट टाइम देख लो, तो टाइम अभी है ना, दोनों में डिफरेंस बता दे रहे हैं, उसके बाद कंप्लीट खत्म कर दे रहे हैं इसको। दोनों में अगर देखा जाए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तुम लोग बताओ, पहला डिफरेंस क्या है? फोर्स में अपोजिंग फोर्स ज्यादा है। दोनों तो सेम ही है। ज्यादा बोल रही हो तो ज्यादा चलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। सब अपोजिंग फोर्स में अगर कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में अपोजिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स ही ज्यादा होता है, लेकिन थोड़े से अमाउंट से ज्यादा होता है। इस थोड़ा डिफरेंस तो ठीक नहीं लग रहा। दूसरा बोलिए मैम। स्लो प्रोसेस वो वाला फास्ट प्रोसेस? एक ये स्लो प्रोसेस होता है और ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। दूसरी बात, इसको कंप्लीट करने में हमको कुछ सेकंड लगता है। सॉरी एक मिनट, ये क्या बोल दिए यहाँ पे, ये बहुत टाइम लगाता है इसमें। ये कुछ सेकंड का रिएक्शन होता है। अगर हम बात करेंगे एक्सपेंशन और कंप्रेंशन के ऊपर बात करेंगे और उसका वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, तब उसके वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां पर आपके लिए थोड़ा सा हो जाएगा सब्जेक्ट। मैम, हम रिवर्सिबल प्रोसेस में एट ईच स्टेप वी कैन डिटरमाइन प्रेशर, बट इन इरिवर्सिबल प्रोसेस वी कैन नॉट डिटरमाइन प्रेशर एट ईच इंस्टेंट। हाँ, क्योंकि मेरे पास जब
प्रेशर प्रेशर के ऊपर बात नहीं करेंगे। खैर, जब आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर जो आपके पास होगा, जैसे कि मान लो इस तरीके से समझना पड़ेगा। एक्सपेंशन के केस में मान लो एक्सपेंड हो रहा है ये चीज और हमको इसका वर्क डन निकालना है, और एक्सपेंशन कोई चीज अगर अपने आप ही हो रहा होगा तो वहां पर किस तरह का केस लगा, वहां पर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, या मान लो वहां पर ड्राइविंग जो फोर्स आपके पास है, अगर ये बाहर जा रहा है तो ड्राइविंग फोर्स आपके पास जाहिर सी बात है गैस है, गैसीय का प्रेशर ज्यादा है तभी ये बाहर निकल रहा है, यानी पी गैस लिख दे रहे हैं। और आपके पास अपोज इसको कौन कर रहा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर अपोज कर रहा होगा उसको यहाँ पे। तो अगर मान लो कि एक्सपेंशन का केस होगा तो यहाँ पर आपके पास जाहिर सी बात है कि ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा और अपोजिंग फोर्स आपके पास खुद ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस केस में वर्क डन अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो आप चूंकि रिवर्सिबल के केस के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होता है, हो तो रहा होता है लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है। तो उस केस में हम सारे क्या करते हैं, सारे वर्क डन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करके लिखते हैं। तो रिवर्सिबल के लिए जब वर्क डन निकालेंगे तो V1 लिखोगे और V2 लिखोगे और यहाँ पर P भी रहेगा, और यहाँ पर W1 W2 W3 ऐसे कर करके क्या करना पड़ेगा, हर एक स्टेप का वर्क डन निकालना पड़ेगा, जो कि एक बहुत मुश्किल वर्क है। लेकिन इरिवर्सिबल का अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और वहां पे पी एक्सटर्नल का मान जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा पुट कर दोगे, निकल जाएगा। तो खैर इसको भी छोड़ो, इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बात कर लेंगे। मैम, पर यदि प्रेशर इफ कांस्टेंट है तो फिर हम क्यों पीडीवी का इंटीग्रेशन लेंगे, डायरेक्ट तो हम पी डेल भी लिख सकते हैं ना। अगर मान लो कि मेरे पास अगर प्रेशर, हाँ लिख सकते हैं, उस केस में लिख सकते हैं। अगर मान लो कि मेरे पास अगर यहाँ पर रिवर्सिबल का केस है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस केस में तो हमको डायरेक्टली खुद ही देख रही हो कि वर्क डन हो रहा होगा और बहुत छोटे से अमाउंट से ज्यादा हो रहा है। यस मैम, बिकॉज इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन चेंज इन वॉल्यूम एट ईच इंस्टेंट इज सेम होगा ना। हाँ बिल्कुल। तो और बच्चे लोग इसमें आज तुम लोग बहुत मेहनत करो, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन देंगे क्योंकि आज हम बहुत सारे टॉपिक को कवर कर दिए हैं, तो एमसीक्यू बहुत सारा देंगे, उसको ट्राई करना। मैम 1 मिनट मैम। हाँ बोलो। मैम, हम प्रोडक्ट को फिर से रिएक्टेंट की तरफ को मींस कन्वर्ट होने को रिवर्सिबल प्रोसेस में कर सकते। रिवर्सिबल प्रोसेस को बोल रही हो, कर सकते हैं, उसमें भी है। जैसे कि रिएक्शन के थ्रू बात कर रही हो क्या? यस मैम, प्रोडक्ट की मैंने फिर से रिएक्टेंट की तरफ कन्वर्ट होने। हाँ, तो उसके ऊपर कंडीशन चाहिए होता है ना। जैसे कि मान लो कि हमारे पास बहुत सारे इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़े होते हैं हम लोग, जब इसके बाद जो चैप्टर पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, तो अगर मान लो कि मेरे पास जो प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में जा रहा होता है, उसके प्रोसेस को कम करने के लिए भी हम लोग को पढ़ना पड़ता है। कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दो, टेम्परेचर को बढ़ा दो, तो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होगा ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपके पास कैसा है, क्योंकि किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है, किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कंडीशन देख के ऊपर बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन को पहले चेक कर लेते हैं कहाँ अचीव हो रहा है, उसके अगेंस्ट हम लोग काम करते हैं। अगर रिएक्शन मान लो कि बहुत स्लो अगर चल रहा है तो उसको फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर मोल्स को बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर को देखेंगे, अगर मान लो कि इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करवा देंगे। तो वो आगे उसके बारे में हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। कैसे मान लो कि आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैसे उसके कंसंट्रेशन को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको स्पीड को रोक सकते हैं। यस मैम। मैम, तो हम जो एंथैल्पी चेंज डेल एच बोल रहे हैं उसको क्यों कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं? वो डिफाइन किया गया, जैसे कि हम कुछ भी, जैसे मान लो कि अब साइंटिस्ट लोग का काम किया, कुछ बना दिए तो डिफाइन किया कि एक प्रेशर को कांस्टेंट करके, ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग कोई भी वर्क डन कर रहे हैं, कभी प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, कभी वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए, तो कुछ ना कुछ क्या हो रहा था, चेंज हो रहा होता है हीट वहां पर भी। तो जो भी हो रहा होता है उसी को एक नया टर्म डिफाइन कर दिया गया। उसको डिफाइन कर दिया कि जब भी कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन, जो भी हीट का जो भी चेंजिंग आया होगा, उसको एंथैल्पी बोलना है। तो एक चीज दिमाग में फिक्स हो गया ना सबका कि हाँ इस चीज पे कांस्टेंट होगा तो हम लोग डायरेक्ट उसको एंथैल्पी में रखेंगे, और नहीं तो फिर आप कभी प्रेशर पे कांस्टेंट करो, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट करो, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट करो, तो एक साथ बहुत एक में कंबाइन हो जाएगा, इसलिए उसको सेपरेट करने के अलग अलग टर्म बनाए गए हैं। मैम, दैट मीन्स सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होगी उसको हम सिर्फ एंथैल्पी बोल सकते हैं, और हाँ, दूसरे मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन या फिर बोथ प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में जो हीट एक्सचेंज होगी उसको हम नहीं बोल सकते। नहीं, उसके लिए नहीं बोल सकते, उसके लिए अलग अलग कंडीशन है सबके लिए, उसके लिए अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, उसके अलग हीट आपको ये भी बता दिए हीट को कैसे, मतलब हीट को अगर फाइंड करना हो किसी भी रिएक्शन के लिए तो हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है। अगर एक ही से सारा कुछ हो गया रहता तो इतना सारा फॉर्मूला की क्या जरूरत हमारे पास है। वो सिर्फ किसके लिए बना है, एंथैल्पी किसके लिए बनाया गया? अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट दे दिया जाए, अगर प्रेशर को फिक्स कर दिया जाए, तो उसके बाद जो भी हीट एक्सचेंज होगा तब उसको एंथैल्पी बोलेंगे, अदरवाइज वो एंथैल्पी नहीं है।
मैम पर ग्रीक में तो एंथैल्पी की लिटरेरी मीनिंग हीट है ना, क्या? मीन्स ग्रीक वर्ड में एंथैल्पी का लिटरेरी मीनिंग तो हीट है। हाँ, हीट कंटेंट ही कहा जाता है। आखिर फाइनली उसको अंदर हम आखिर ये कर क्या रहा है? अगर मान लो कि जो भी एक्सचेंज हो रहा है, जो भी हीट हो रहा है, तो हीट कंटेंट को ही कहते हैं। तो हीट कंटेंट को जैसे कि हम लोग जैसे कि हीट डिफाइन कर रहे हैं, तो हीट डिफाइन कर रहे हैं, तो हीट आपका इंटरनल एनर्जी को भी कर रहे हैं, उसके लिए भी हीट डिफाइन कर रहे हैं। हम इंथैल्पी के लिए भी हीट डिफाइन कर रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए भी हीट ही डिफाइन कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट के लिए भी हीट ही डिफाइन कर रहे हैं। तो सब हीट तो सबके लिए हो रहा है ना, एक अलग अलग तरीके से एनर्जी चेंज हो रहा है अपना। किसी को टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ा के करने का है तो उसको स्पेसिफिक हीट बोल रहे हैं, किसी के मोल को चेंज करना है तो उसको मोलर हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं, किसी में अगर प्रेशर को फिक्स करके काम कर रहे हैं तो उसको एंथैल्पी बोल रहे हैं। तो अलग अलग चीज है, हीट में तो बहुत सारी चीजें बटी हुई है। तो जो भी आप प्रेशर के ऊपर काम कर रहे होते रख के उसको सिर्फ बोला गया है कि आप उसको एंथैल्पी बोलोगे अगर हीट कंटेंट कहा जाए। अगर हीट कंटेंट कैलकुलेट करना है तो उसको E प्लस पीवी से निकाला गया। अब बताओ कि E कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरनल एनर्जी। तो इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एनर्जी इंटरनल एनर्जी निकालना, एक बॉडी का अगर आप इंटरनल एनर्जी निकालने जाओगे तो इतनी सारी एनर्जी होती है, सबके वैल्यू को ऐड करना है, और सबके वैल्यू को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टेट फंक्शन डिफाइन करते हैं। स्टेट फंक्शन से क्या होता है, वो चीजें बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही जो आपके पास जो चेंज इन जो एंथैल्पी होता है, ठीक है, उसी के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर बात करते हैं कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि वहां पर याद रखना भी चेंज इन एंथैल्पी के केस में ऊपर बात कर रहे हैं। एंथैल्पी चेंज के केस में जब प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी कहा गया था, चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं। और हम लोग चेंज इन एंथैल्पी ही कैलकुलेट करते हैं सिर्फ, जो डेल्टा एच से कैलकुलेट करते हैं। एच बराबर जो E प्लस पीवी है, इसका यूज आप लोग देखोगे जनरली ना के बराबर ही है, क्योंकि हीट इस फॉर्मूला से नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। E तो निकलेगा नहीं आपसे, E तो आप चेंज ही कैलकुलेट कर पाओगे उसके अंदर। कहीं भी पढ़ोगे लिखा होता है स्टेट फंक्शन एक्यूरेट किसी का भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके अंदर चेंजिंग को कैलकुलेट करते हैं, और चेंजिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम इनिशियल फाइनल पोजीशन को स्टडी करते हैं सिर्फ। और वही चीज जो आप इनिशियल फाइनल पोजीशन में जब स्टडी करते हो उसके ऊपर प्रेशर को कांस्टेंट करके आप वर्क करेंगे तो वही आपके पास क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी हो जाता है। ठीक है। यस मैम, जो डेंसिटी है उसको क्यों हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं? डेंसिटी, यस डेंसिटी आपके पास क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं? यस तो डेंसिटी अमाउंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर डेंसिटी अगर कहा जाए, जैसे कि मान लो कि अमाउंट पे इसलिए डिपेंड करता है, मान लो कहीं के जैसे कि अब क्या बोले, जैसे मान लो कहीं कोई लोग रह रहा है, ठीक है, मान लो कहीं स्पेस है, वहां पे मान लो 10 लोग रह रहे हैं, तो उसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वहां पर लोग बट नहीं जाएंगे। अगर उसको घर पे जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर बात करो, पहले मान के चलो एक ही था, अब उसको सरहद लगा दिए हैं, तो वहां पर कुछ कुछ लोग बट गए हैं कि नहीं, वहां पे अमाउंट पे डिपेंड हो रहा है कि नहीं? यस तो जो चीजें अमाउंट पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है, वो डेंसिटी है, सॉरी वो इंटेंसिव हो जाता है, एक्सटेंसिव हो जाती है। मैम नहीं, मैं बोल रही हूँ कि हम वाटर की एक स्पेसिफिक डेंसिटी है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, पर जब हम वाटर की वेपर स्टेट में जाएंगे, मींस गैसियस स्टेट, मींस वाटर वेपर की तरफ, यदि हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे या फिर प्रेशर बढ़ा देंगे तो उसको उस सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर रहेगी, पर उनका वॉल्यूम तो एक्सचेंज हो जाएगी ना, वॉल्यूम अल्टरनेट हो जाएगी। तो उस केस में हम कैसे बोल सकते हैं कि वाटर की डेंसिटी का एक पर्टिकुलर वैल्यू है? बिकॉज इन गैसियस स्टेट इफ वी एक्सचेंज द टेम्परेचर। एक मिनट, हम थोड़ा मिस्टेक बोल दिए। जो डेंसिटी होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव नहीं है। हाँ तो इंटेंसिव मैम इसलिए ना, हाँ इंटेंसिव मैं क्योंकि यही वो बोल रही हूँ ना तो वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा ना, फिर वो उल्टा ही बोल दिया वहां पे हमें, मैम। अमाउंट पे डिपेंड। अमाउंट पे तो नहीं डिपेंड नहीं करेगा, पर हम वाटर के स्पेसिफिक डेंसिटी है, पर हम कैसे बोल सकते हैं कि वाटर के मींस पर्टिकुलर डेंसिटी का वैल्यू है? बिकॉज इफ गैसियस स्टेट में हम देखेंगे तो हम यदि टेम्परेचर को अल्टरनेट कर देंगे या फिर प्रेशर को तो अल्टरनेट कर आप देंगे, सेम नंबर वाटर ऑफ को, मोल्स रहेगी, दैट मीन्स सेम मास रहेगी, पर वॉल्यूम तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो उस केस में उसका तो पर्टिकुलर डेंसिटी का वैल्यू नहीं रहेगा ना। या फिर हम जो वाटर की जो डेंसिटी का वैल्यू है इसको हम सिर्फ लिक्विड स्टेट में ले रहे हैं। तो एक चीज बता रहे हैं हम यहाँ पे भी, जैसे कि कोई भी अगर स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर कोई भी बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट, कोई भी चीज अगर फिक्स होती है, मतलब फिक्स करके रखी जाती है कि हमेशा अगर आपके पास इतना होगा तो इसकी वाटर की डेंसिटी इतनी होगी, तो वो सब एक फिक्स अमाउंट पर भी काम करता है। जैसे कि हम किसी के ऊपर बात कर रहे हैं, वाटर की डेंसिटी आप बताओ कितना होता है?
1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो चीजें फिक्स है, तो आपको क्या लगता है किसके लिए, किसी के लिए भी अप्लाई नहीं हो सकती? अगर मान लो कि मेरे पास वाटर है, वहां पर उसके पास फिक्स है, आपके पास वहां पर 1 kg बोल रहे हैं ना, 1 kg बटे में क्या बोल रहे हैं, 1 ml बोल रहे हैं, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहे हैं। यस। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए डिफाइन हो गया ना, 2 के लिए डिफाइन करोगे तो फिर वो चीज नहीं होगा, तो उसके लिए वैल्यू तो चेंज होगा ही वहां पे। मैम मैं ये नहीं बोल रही हूँ, इसमें तो मीन्स हम यदि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो फिर सेम नंबर ऑफ मीन्स सेम मास तो सेम रहेगी, इसका जो भी मास होगी वो तो सेम रहेगी, पर वॉल्यूम तो बढ़ जाएगी ना। उस केस में कैसे हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी इज कांस्टेंट हियर? तो कंडीशन अप्लाई करोगे तो बदलेगा कंडीशन। अगर मान लो कोई फिक्स है, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड, अगर हम लोग कोई चीज को स्टैंडर्ड में रखें कि अगर वाटर के स्पेसिफिक जो भी डेंसिटी है, ठीक है, अगर वो फिक्स है तो फिक्स है, तो आप उसके ऊपर बोल रहे हो कि प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, गैसियस मान लो कि वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है, कुछ भी अगर हो रहा है तो वो कंडीशन अप्लाई करने पे हो रहा है ना। अगर मान लो कि फिक्स अगर वाटर अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब वाटर वहां पे नॉर्मल फॉर्म में होगा, वो लिक्विड के फॉर्म में है। अगर लिक्विड के फॉर्म में है तो उसकी डेंसिटी आपको दिखाई कितना होगा। अगर उसके अंदर प्रेशर अप्लाई करोगे, वॉल्यूम कुछ अलग अप्लाई करोगे, तो वहां पर वैल्यू उसकी चेंज होगी। हर जगह तो वैल्यू आपके पास क्या होगी, उसके अनुसार वो चेंज होती रहती है। वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, इसलिए उसको मेजर नहीं किया जाता। आप क्या करना, क्वेश्चन आप क्या करो कि लिख दो, हम उसको क्या करेंगे बैठ के एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी क्लास दूसरा का टाइम हो चुका है, इसलिए थोड़ा हाँ दूसरे का मैम, लेट हो जाएगा। बॉटनी क्लास है 4:30 पे। अच्छा, तुम लोग का 4:30, मेरा 4:30 नहीं है। तो एक काम करो, उसमें जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, जैसे कि अभी जो बोल रही हो, ठीक है, उसको तुम क्या करो, लिख दो और उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना, एक्सप्लेन करके हम लिख देंगे। ठीक है, टाइम हमको मिलेगा 8 बजे के बाद, हम भेज देंगे फिर। यस मैम। मैम पर हम कैसे डाउट भेजेंगे? मेरा नंबर है ना उसमें, डायरेक्ट तो आ ही जाएगा। रुको, अभी जो पढ़ाए उसमें कौन, मतलब तुम किसमें, ओएट में ही ना हो, जो कि मतलब वो ग्रुप है जिसके अंदर सारे बच्चे ओएट है, जो नीट के अंदर जो है, तो उसके अंदर तुमको जो भी अपना डाउट्स है वो क्या करो,